द डिबेट में आपका स्वागत है। बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी परेशान करने वाली हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में दीपू चंद्र दास नाम के एक फैक्ट्री कर्मचारी को ईश्वर निंदा की एक झूठी अफवाह पर भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला और इसके ठीक बाद छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या हुई, जिसके बाद वहां भारत विरोधी भावनाएं इतनी भड़कीं कि भारतीय दूतावास और मीडिया दफ्तरों तक पर हमले हुए। इन सब पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, और आज हमारी चर्चा का सवाल असल में यही है कि ये खामोशी आखिर है क्या? क्या ये एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति है जिसका मकसद एक बहुत नाजुक रिश्ते को बचाना है, या फिर ये एक नैतिक और राजनीतिक विफलता है जिसकी जड़ें भारत के अपनी घरेलू राजनीति में हैं? ये एक पहेली जैसी है और आज हम इसी के दो पहलू देखेंगे। मेरा मानना है कि जिसे आप खामोशी कह रही हैं वो असल में एक विवेकपूर्ण और नपातुला कूटनीतिक संयम है। यह क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देने का एक तरीका है। और मैं ये पक्ष रखूंगी कि ये खामोशी भारत की अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने जैसा है। ये एक नैतिक विफलता है और इसके पीछे शायद एक बहुत ही सिनिकल राजनीतिक खेल चल रहा है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, चुप्पी शब्द ही अपने आप में एक नैरेटिव है जो मुझे लगता है आलोचक इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसे नपी तुली कूटनीति कहना पसंद करूंगा। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं टिके हैं। व्यापार है, सुरक्षा है, जल बंटवारा है। ये सब इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि किसी भी एक मुद्दे पर बहुत कठोर सार्वजनिक बयानबाजी का असर सब पर पड़ता है। लेकिन क्या मानवाधिकार इन सब चीजों से ऊपर नहीं है? जब किसी को भीड़ सरेआम मार रही हो तो क्या हम उस वक्त व्यापार और पानी के समझौतों की चिंता करेंगे? बिल्कुल ऊपर हैं, पर सवाल तरीके का है। क्या प्रधानमंत्री का एक सख्त बयान वहां हिंदुओं की वाकई मदद करेगा या उनकी मुश्किलें और बढ़ा देगा? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी बयानबाजी से बांग्लादेश में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क सकती हैं। वहां के जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो इसे भारत का अंदरूनी मामलों में दखल बताकर माहौल और खराब कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि इससे वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को फायदा होगा या नुकसान? सरकार सार्वजनिक निंदा के बजाय प्राइवेट राजनीतिक चैनलों मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी से अपनी चिंताएं पहुंचाना बेहतर समझती है। ये ज्यादा असरदार हो सकता है बिना किसी नुकसान के। मैं इस बैक चैनल डिप्लोमेसी वाली बात से सच कहूं तो तंग आ गई हूं। ये एक ऐसा जुमला बन गया है जो हर तरह की निष्क्रियता को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या इस डिप्लोमेसी का कोई असर जमीन पर दिख रहा है? नहीं। दीपू दास की हत्या के बाद भी हमले नहीं रुके, भारतीय दूतावास पर पत्थर फेंके गए। ये साफ दिखाता है कि आपकी ये जो शांत कूटनीति है वो काम नहीं कर रही है। एक मजबूत सार्वजनिक बयान सिर्फ एक बयान नहीं होता, वो एक संदेश होता है। ये संदेश बांग्लादेश की सरकार को भी जाता है और वहाँ के कट्टरपंथियों को भी। और ये खामोशी ये उन भारतीय नागरिकों की उम्मीदों को भी तोड़ती है जो चाहते हैं कि उनका प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोले। आपने बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति का जिक्र नहीं किया। वो एक बहुत ही नाजुक राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं। 12 फरवरी को वहां चुनाव है और एक संवैधानिक जनमत संग्रह भी होना है। पूरा माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का कोई भी कठोर बयान वो आग में घी डालने जैसा होगा। उसे तुरंत उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का रंग दे दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य वहां स्थिरता लाना है, ना कि अपने बयान से किसी एक पक्ष को चुनावी फायदा पहुंचाना और स्थिति को और भड़काना। एक मिनट, हस्तक्षेप कैसा? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने तो खुद दीपू दास की लिंचिंग की निंदा की है और माफी भी मांगी है। उन्होंने साफ कहा है कि नए बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। तो जब वो खुद कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो भारत का एक मजबूत सार्वजनिक समर्थन उनकी स्थिति को कमजोर कैसे करेगा? ये तो उन्हें और मजबूती देगा। ये उन्हें बताएगा कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है। हमारी खामोशी तो कट्टरपंथियों को ये संदेश दे रही है कि भारत कोई दबाव नहीं डालेगा, जो चाहे करो। हमेशा ऐसे काम नहीं करते। उस्मान हादी, जिसे एक भारत विरोधी आवाज माना जाता था, उसकी हत्या का आरोप किस पर लग रहा है? भारत पर। अब ये एक प्रोपोगेंडा है, जाहिर है, लेकिन ऐसे माहौल में भारत सरकार का कोई भी बयान, चाहे वो कितना ही नेक इरादे से दिया गया हो, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इससे भारत विरोधी भावनाएं और भड़केंगी,
क्या आप चाहती हैं कि ढाका की सड़कों पर और भारतीय झंडे जलाया जाए? कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम होता है चुप रहकर पर्दे के पीछे काम करना। और मैं मानती हूँ कि यही सबसे बड़ी भूल है। जब आप पर झूठे आरोप लग रहे हों, तब चुप रहना उन आरोपों को हवा देने जैसा है। खामोशी को अक्सर कमजोरी या फिर सहमति मान लिया जाता है। एक स्पष्ट और मजबूत मौकिफ न सिर्फ भारत का पक्ष साफ करता, बल्कि बांग्लादेश की सरकार को भी ये संदेश देता कि भारत स्थिरता चाहता है और कट्टरपंथियों के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ है। मुझे लगता है हमने वो मौका गंवा दिया। चाहिए एक और पहलू पर बात करते हैं। मान लीजिए भारत आपकी सलाह मानकर एक सख्त बयान जारी कर भी देता है। उस बयान की विश्वसनीयता कितनी होगी? क्या बांग्लादेश पलटकर हम पर उंगली नहीं उठाएगा? बांग्लादेशी विशेषज्ञ यही तो कह रहे हैं कि वो तुरंत भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा का पूरा रिकॉर्ड सामने रख देंगे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और शायद यही इस खामोशी की असली और सबसे शर्मनाक वजह है। हम इसलिए चुप हैं क्योंकि हमें डर है कि कोई हमें आईना न दिखा दे। बांग्लादेश के विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर भारत लिंचिंग पर कुछ बोलेगा तो वो पलटकर पूछेंगे, आपकी अपनी नैतिक अधिकारिता मतलब मॉरल अथॉरिटी क्या है इस मुद्दे पर बात करने की? और उनके पास सवाल पूछने की वजह भी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट देखिए, भारत में 2015 से 2018 के बीच गाय से संबंधित हिंसा में 44 लोग मारे गए। रॉयटर्स के आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 2017 के बीच गौरक्षा से जुड़ी हिंसा में 30 मौतें हुईं। तो जब हमारा खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले सोचना पड़ता है। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि हमारा आंतरिक रिकॉर्ड 100% साफ नहीं है और ये एक जायज़ कूटनीतिक चुनौती है। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमारे देश में कोई समस्या है तो हम पड़ोसी देश में हो रहे गंभीर मानवाधिकार हनन पर आंखें बंद कर लें? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। लक्ष्य नैतिक श्रेष्ठता का दावा करना नहीं है, बल्कि एक पड़ोसी देश में बिगड़ती स्थिति को रोकना है और कमजोर अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है। अगर हम अपने रिकॉर्ड की वजह से चुप बैठ गए तो ये उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। कूटनीति हमेशा साफ सुथरे हालात में नहीं होती। हमें इन्हीं जटिलताओं के बीच से रास्ता निकालना होता है। लेकिन इस जटिलता ने हमारी आवाज को कमजोर कर दिया है। ये खामोशी हमारी ताकत नहीं, बल्कि हमारी कमजोरी को दिखाती है। ये दिखाती है कि हम नैतिक रूप से इतने खोखले हो गए हैं कि हम अपने पड़ोस में हो रहे अत्याचार पर भी खुलकर बोल नहीं सकते। और इसका बड़ा फायदा कट्टरपंथियों को ही होता है, भारत में भी और बांग्लादेश में भी। मैं फिर कहूंगा, ये कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। ये समझना कि शोर मचाने से ज्यादा जरूरी है सही नतीजा हासिल करना, और नतीजा तभी मिलेगा जब बांग्लादेश स्थिर रहेगा। एक अस्थिर बांग्लादेश जहां कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हों, वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमें ये भी याद रखना होगा कि बांग्लादेश के साथ हमारा सुरक्षा सहयोग पूर्वोत्तर में उग्रवाद को काबू में रखने के लिए कितना जरूरी है। एक अस्थिर बांग्लादेश का सीधा असर हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। हम उस रिश्ते को दांव पर नहीं लगा सकते। तो क्या हम ये मान ले कि ये खामोशी सिर्फ कूटनीतिक मजबूरियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं की वजह से है? मुझे लगता है कि इसके पीछे एक ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला कारण है, और वो है भारत की घरेलू राजनीति। मुझे डर है कि ये चुप्पी जानबूझकर रखी गई है ताकि बंगाल चुनावों में इसका फायदा उठाया जा सके। ये एक बहुत गंभीर आरोप है। आप कह रही हैं कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा एक राज्य के चुनाव को अहमियत दे रही है। इसका आधार क्या है? ये तो सिर्फ एक अनुमान है। ये सिर्फ अनुमान नहीं है, ये एक पैटर्न को समझना है। देखिए जमीन पर क्या हो रहा है। बंगाल में स्थानीय नेता किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा की क्लिप्स और तस्वीरें व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव के साथ फैलाई जा रही हैं। संदेश साफ है। देखिए पड़ोस में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है। अगर आपने हमें सत्ता में नहीं रखा तो बंगाल का भी यही हाल होगा। ये डर की राजनीति है, और प्रधानमंत्री की खामोशी इस दल को और गहरा करती है। ये बांग्लादेश में हिंदुओं की पीड़ा का अपने देश में वोट के लिए शोषण करने जैसा है। एक मिनट, आप स्थानीय नेताओं के बयानों और सोशल मीडिया की अफवाहों को सरकार की आधिकारिक नीति बता रही हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता है। एक अस्थिर बांग्लादेश से आने वाली शरणार्थियों की लहर का खतरा वो किसी भी चुनावी लाभ से कहीं बड़ा है। क्या हम सच में ये मान लें कि सरकार इतने बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को एक राज्य के चुनाव के लिए दांव पर लगा देगी?
मुझे लगता है कि सरकार के कार्यों को उनकी कूटनीतिक प्रभावशीलता से आंका जाना चाहिए, न कि घरेलू राजनीति के संकीर्ण चश्मे से। लेकिन कूटनीतिक प्रभावशीलता दिख कहाँ रही है? उस्मान हादी की हत्या के बाद भारत विरोधी भावनाएं कम हुई या बढ़ी? बढ़ी हैं। हमारी खामोशी ने जमीनी हकीकत को नहीं बदला है, बल्कि इसने उन लोगों को और मजबूत किया है जो भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर अपना राजनीतिक आधार बना रहे हैं। हमारी चुप्पी ने एक खाली जगह छोड़ दी है, जिसे अब कट्टरपंथी ताकतें भर रही हैं। अगर हमने एक स्पष्ट स्टैंड लिया होता तो शायद हम इस नैरेटिव को कंट्रोल कर पाते। आखिर में मैं बस अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। सरकार के दृष्टिकोण को एक सतर्क और रणनीतिक कूटनीतिक विकल्प के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसका मकसद एक अस्थिर स्थिति को और भड़काए बिना ठोस नतीजे हासिल करना है। ये दिखावटी सार्वजनिक निंदा पर दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता और निजी बातचीत को प्राथमिकता देता है। ये एक जिम्मेदार शक्ति का व्यवहार है, न कि एक प्रतिक्रियावादी शक्ति का, जो हर घटना पर तुरंत बयान दे दे। और मैं अपनी बात इस तरह समाप्त करूंगी कि एक मजबूत सार्वजनिक मौके का ना होना मेरे हिसाब से एक बड़ी नैतिक चूक है, जो शायद घरेलू चुनावी गणित से प्रभावित है। ये एक क्षेत्रीय नेता के रूप में भारत के दायित्वों को पूरा करने में हमें नाकाम साबित करता है, और बांग्लादेश के कमज़ोर अल्पसंख्यकों को यह महसूस कराता है कि वो अकेले हैं। हमारा अपना मानवाधिकार रिकॉर्ड इस मुद्दे को और जटिल बनाता है, लेकिन वो इस निष्क्रियता को सही नहीं ठहराता। हम दोनों कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति बेहद जटिल और संवेदनशील है, खासकर वहां होने वाले चुनाव और जनमत संग्रह को देखते हुए। बिल्कुल, और ये चर्चा दिखाती है कि कूटनीतिक प्रोटोकॉल, नैतिक जिम्मेदारी और घरेलू राजनीति के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल काम है। अब ये फैसला श्रोताओं को करना है कि ये शांत कूटनीति एक सोची समझी रणनीति है या फिर एक नैतिक समझौता।